जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और साथ ही में गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, क्योंकि ये है सुबह का टाइम और आपको देख के पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, तो ये है मूली के पराठे, जिसमें मैंने कद्दूकश करके मूली डाली है, साथ में नमक, मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा और हरी कटी मिर्च, साथ में हरा धनिया डाल दिया। कम ही पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाश्ता नहीं किया होगा। अब इन सारे स्पाइसेस को मैं मूलियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मूलियाँ ग्रेट करने के बाद उसी टाइम मैंने इनका पानी निकाल दिया था। मैं मूलियों से पानी को पहले ही निचोड़ लेती हूँ। अगर मसाले ऐड करने के बाद पानी निचोड़ें तो काफ़ी ज़्यादा मसाले वेस्ट हो जाते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मूलियाँ आई हुई थी। मैं बड़े बड़े साइज़ की 2 मूलियाँ लेके आई थी, क्योंकि ये पराठे सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मेरे घर में कोई बंदा भी इस पराठे को नहीं चखता। कुछ दिन पहले 1 मूली के मैंने पराठे बनाए थे, उससे 2 पराठे बन गए थे। हालांकि मैंने पराठों के अंदर मूलियाँ काफ़ी भर भर के लगाई थी, लेकिन वो मूलियाँ ही माशाल्लाह इतने बड़े साइज़ की थी कि उससे 3 भी पराठे बनाए जा सकते थे। मुझे पराठा इसी तरह का पसंद है कि जब बनाएं तो उसके अंदर काफ़ी भर के मूलियाँ लगाएं। पराठा काफ़ी बड़े साइज़ का भी हो और उसके साथ में मूलियाँ किनारों तक ज़रूर जानी चाहिए। और प्लस ये कि आटे की परत इतनी ज़्यादा पतली हो कि उसके अंदर से मूलियाँ ज़रूर नज़र आएँ। अगर हम आटे की मोटी तह लगा दें तो फिर मूली के पराठे इतने क्रिस्पी नहीं बनते। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल ऐसे ही पराठे पसंद हैं कि मूलियाँ काफ़ी अच्छी तरह से फिल हों और ऊपर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सा टेस्ट आए। अपने बच्चों को मैंने पहले ही नाश्ता करा दिया था और उसके बाद खुद मैंने काफ़ी लेट नाश्ता किया था। फिर दिन के टाइम में बच्चों को भूख लग रही थी, घर में फ्रूट रखे थे, केले थोड़े, मुझे ऐसे लगा कि खराब ना हो जाएं, तो इसलिए सोचा कि चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। फ्रूट चाट बनाने टाइम भी मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी फ्रूट चाट बनाऊँ तो तकरीबन सभी फ्रूट्स घर में मौजूद हों, क्योंकि चाट भी अगर कलरफुल सी और बहुत ही देखने में अच्छी ना हो तो उसको खाने का दिल नहीं करता। मेरे नज़दीक खाने की लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे ख्याल में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसको देख के तबीयत भी खुश होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ फ्रूट्स के साथ हमें एलर्जी है, तो इसलिए सिर्फ फ्रूट हम नहीं खा सकते, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करते हैं। हम जूस, क्रीम या वनीला सॉस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे तो अक्सर औकात योगर्ट के अंदर भी फ्रूट्स ऐड करके खा लेते हैं। मेरी शुरू से काफ़ी अजीब सी और बुरी सी आदत है कि फ्रूट्स मेरे अंदर नहीं जाते जब तक इनके ऊपर कोई नमक वगैरह या चाट मसाला या कुछ इस तरह का एडिशन ना कर लूँ। ये मैंगो ब्राज़ील से आता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता। अगर इस मैंगो और पाकिस्तान वाले मैंगो के टेस्ट को कंपेयर करें तो बस ऐसा लगता है कि ये मैंगो पाकिस्तान वाले मैंगो की गली से गुजर के आया है। इतना सा ही मीठा टेस्ट होता है इसका। पाकिस्तानी मैंगोज इतने ज़्यादा मीठे होते हैं, उनके साथ तो किसी चीज़ का मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दूसरे मुल्कों के जितने भी लोग रहते हैं वो गर्मियों में पाकिस्तानी मैंगो ज़रूर खाते हैं। हत्ता के नॉर्वेजियन लोगों तक को पाकिस्तानी मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पाकिस्तानी मैंगो गर्मियों में मैं अपने मोहल्ले के बहुत से लोगों को गिफ्ट करती हूँ। ऐसा करके एक तो मुझे खुशी फील होती है और दूसरा थोड़ा प्राउड फील करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के मैंगो लोगों को भी पता चले कि कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे अनानास के चंक्स का जो जूस था वो मैंने वेस्ट नहीं किया, बल्कि चाट में डालने के लिए इस्तेमाल कर लिया। साथ में थोड़ा माल्टे का जूस ले लिया था। इसमें मैंगो या अनानास मिक्स फ्रूट का कोई भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा ना माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है चाट की। मुझे तो चाट रंग बिरंगी ही अच्छी लगती है। अभी इसमें मैं ऑरेंज डालना भूल गई थी। चाट का एक असूल ये भी होता है कि इसे खाने से बस थोड़ी देर ही पहले बनाना चाहिए, सिर्फ इतना के बना के फ्रिज में रख ले, जब अच्छी सी ठंडी हो जाए तो इसे सर्व कर दें। सर्विंग से अगर बहुत पहले बना के रख दें तो फिर फ्रूट्स काले होने शुरू हो जाते हैं। सुबह से लेके दिन के टाइम तक जितने बर्तन जमा थे वो मैंने धो लिए थे। लंच में चाट खाने के बाद अब डिनर की फिक्र सताना शुरू हो गई थी। रात के मील में बनाना था मैंने मटन कोरमा और उसके साथ नान बनाने थे। मटन कोरमा तो मैं काफ़ी लेट बनाऊंगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बस आटा गूंदना था। आटा मतलब मैदा, क्योंकि मैं मैदे के नान बना रही हूँ। अगर पहले से गूंद के रखा जाए तो फिर काफ़ी अच्छे नान बनते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर मैंने ईस्ट और साथ में शुगर ऐड कर दी थी। इसे अच्छी तरह से हिला के रख दूंगी। मैदे में नमक, दही और बटर ऐड कर दिया था। ये सब चीज़ें डालने के बाद ईस्ट का मिक्सर ऐड करके मशीन के साथ गूंद लूंगी। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आटे की बिल्कुल नरम डो बना लेनी है।
अपनी इस मशीन को मैं काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पहले एक दफ़ा मैंने पुरानी मशीन में काफ़ी ज़्यादा आटा डाल दिया था, तो उससे मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैदा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गुन चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूँगी। बहुत अच्छा फुलाने के लिए इसे चंद घंटों की रेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी के साथ अभी मैंने मटन को भी मैरिनेट करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन सोचा कि उसी टाइम रेस्ट करूँगी जब यहाँ से बिल्कुल फारिग हो जाऊँगी। मटन में मैंने डाल दिया था नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ में योगर्ट ऐड कर दिया था। सारे मसालों को गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जब दिल चाहेगा तो इसे पका लूँगी। पकाऊंगी तो मैं काफ़ी लेट ही, क्योंकि खड़े हो के मेरी टांगें अभी काफ़ी थक चुकी हैं। जब इतनी थकन हो जाती है ना, तो फिर पाकिस्तान की सारी काम करने वाली और मासियाँ बहुत ज़्यादा याद आती हैं। हमारे घरों का रिवाज है कि बाकी के सारे काम तो हम हेल्पर से करवा लेते हैं, लेकिन खाना खुद ही बनाते हैं। वहाँ पे तो घर ही इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं कि सफाइयाँ करने वाली का काफ़ी ज़्यादा टाइम सफाइयाँ करने में गुजर जाता है। मुझे तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी यही महसूस होती है कि साथ में कोई ना कोई हेल्प करने वाला ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ में जो लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत ईजीली मैं कह लेती हूँ कि आप ये करें, मैं वो करती हूँ, आप वो कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। बंदे को थोड़ी सी भी दूसरों की हेल्प मिल जाए तो इससे काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत से काम बहुत जल्दी निमट जाते हैं। वैसे तो काम करने में मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं और ना ही कोई आलकस फील करती हूँ। कभी कभार काम करते हुए दिल में एक ख्वाहिश सी उठती है कि काश कोई ऐसा पास होता जो थोड़ी हेल्प ही कर देता। बच्चों को मैं ज़्यादा काम बोलती नहीं, क्योंकि उनकी डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, तो फिर मुझे ऐसे अजीब सा लगता है कि अब बेचारों से मैं काम करवाती रहूं। और मेरे हस्बैंड जी की ये रूटीन है कि वो किचन में सिर्फ उस टाइम आते हैं जब उन्हें फ्रिज से कोई चीज़ लेनी हो। बाकी कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं मैं जानूँ या खुदा जाने, उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं होता कि नमक मिर्चों वाले डिब्बे तक कहाँ रखे हैं। उनका किचन की चीज़ों में 0% इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उन्हें मजबूर नहीं करती कि वो आके मेरे साथ हेल्प कराएं या मुझे कुछ काम करके दें। ऐसे बंदे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है जिनकी किचन में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो। कुछ लेडीज़ जब अपने हस्बैंड के खानों की तारीफ़ कर रही हों तो मैं उनका मुंह ही तकते रहती हूँ कि वाकई क्या मर्द भी किचन में जाके काम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द करीब में ऐसा कोई भी नहीं देखा, ना मेके में और ना ही ससुराल में। यहाँ मस्जिद में हम कुरान पाक के कोर्स पे जाते थे, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे अक्सर छेड़ती थी कि तुम आती हो तो तुम्हें घर जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों होती है। तो मैं बताती थी कि मैंने घर में जाके ये भी काम करना है, वो भी करना है, हंडिया भी बनानी है, सौदा भी लेके आना है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आप इतना रिलैक्स कैसे फील कर लेती हो, तो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड चूँकि टैक्सी चलाते हैं और टैक्सी का काम ज़्यादातर रात को होता है, वो सुबह मस्जिद में आ जाती थी तो उसके हस्बैंड माशाल्लाह से खुद से उठ के खाना वगैरह बना के खा के खुद ही टैक्सी पे चले जाते थे। एक दिन वो मुझे बताने लगी कि उसके हस्बैंड ने दिन के टाइम में मसर की दाल बनानी थी, तो मैंने हैरानगी से हाँ करके मुंह खोल दिया और उसके बाद उसने मुझे बताया कि उन्होंने तो डिनर में रान बनानी है। और इस पे तो जितना मेरे से मुंह खुल सकता था मैंने खोल दिया। फिर उसने मेरे सर और थोड़ी पे हाथ रख के मेरे मुंह को बंद किया। वो कहने लगी इतनी ज़्यादा हैरान मत हो, तुम अपने हस्बैंड को मेरे हस्बैंड के पास कुकिंग क्लासेस के लिए भेज दिया करो। बोली कि उसके हस्बैंड इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि वो एक ही माह में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल परफेक्ट कुक बना देंगे। फिर मैंने बोला कि छोड़ो यार, पूरे ससुराली खानदान से बातें सुननी पड़ेंगी कि हमारा बेटा तो कभी किचन में गया नहीं था और अब अपनी बेगम को खाने बना बना के देता है, ये तो पूरे ही बेगम के थल्ले लग गया। फिर आपको तो पता ही है कि वो बातें इतनी भारी और वजनी होती हैं कि अपना बनाया हुआ खाना भी बंदे को नहीं लगता। इसलिए बेहतर है कि खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, ताकि कम से कम हजम तो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मटर कोरमा यहाँ पे तैयार हो चुका है। नान भी मैंने ओवन में रख दिए थे। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड कर दूंगी और ढक्कन लगा के हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये थोड़ा सा लेमन जूस था, ये मैं ऐड करने लगी हूँ। अभी बाहर बर्फबारी शुरू हो गई है, यहाँ से चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मौसम हो रहा है। काफ़ी दिनों से बर्फबारी हो रही है, थोड़ी सी पड़ती है फिर घुल जाती है, लेकिन आज अभी ये नई नई पड़नी शुरू हुई है तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। ये कल यानी संडे का दिन है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खामोशी है गली में। ये देखे वैसे तो हर तरफ सुनाटा है, लेकिन बर्फ़ ने काफ़ी ज़्यादा रौनक लगाई हुई है। आजकल के दिन तो बस गुप अंधेरे वाले होते हैं। 2:15 बजे हमारी मगरिब हो जाती है।
ये हमारे नेबर्स ने क्रिसमस के लिए ट्रीज के ऊपर लाइटिंग की हुई है। बर्फ का ये फायदा होता है कि इतने अंधेरे दिनों में ये थोड़ी सी रोशनी पैदा कर देती है। और ये बर्फ देखे माशाल्लाह से बिल्कुल रुई जैसी है। ऐसी नरम बर्फ देख के अक्सर ही मुझे ख्याल आता है कि अगर ये बर्फ पाकिस्तान में गर्मियों में पड़े तो वहाँ पे बच्चे इसके गोले बना बना के खाते रहें। ये माशाल्लाह से इतनी साफ और वाइट होती है कि देख के वाकई खाने का दिल करता है। यहाँ से देखें कि बर्फ ने छतों, गलियों, दरख्तों और रास्तों सभी को वाइट कर दिया। यहाँ पे कमरे की खिड़की खोल के मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा हाथ ठंडे होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मेरे हाथ फ्रीज हों, इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।